नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का बीए पाठ प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पर्यावरण भूगोल के अर्थ व परिभाषा के बारे में जाना। दूसरे अध्याय में हमने मानव व पर्यावरण के संबंधों के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि मानव व पर्यावरण अंतर संबंध पर मूल रूप से सर्वाधिक मान्य विचारधाराएं, तीन मान्य विचारधाराएं हैं। पहली नियतिवाद या निश्चयवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी नवनिश्चयवाद। पिछले दो वीडियो में अध्याय 2 के आप निश्चयवादी विचारधारा के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके समर्थक विद्वानों के बारे में जान चुके हैं, उसकी आलोचनाओं के बारे में जान चुके हैं। आज जो दूसरी विचारधारा है, इसका नाम है संभववाद या पॉसिबिलिज्म। ये विचारधारा वास्तव में नियतिवादी विचारधारा के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई थी। जिस तरह नियतिवादी विचारधारा ने मानव को प्रकृति के समक्ष मात्र एक मोम का पुतला साबित कर दिया था, उस अतिवादी विचारधारा के विरोध में ये एक नई विचारधारा आई जिसमें मानव को प्रकृति विजेता के रूप में बताया गया। चलिए इसमें देखते हैं संभववादी विचारधारा क्या है। पर्यावरण निश्चयवाद की अतिवादी विचारधारा की आलोचना के साथ ही मानव पर्यावरण संभववादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ। प्रकृतिवादियों द्वारा जिस कट्टरता से निश्चयवाद का समर्थन किया गया था, उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। मानव की एक के बाद एक आश्चर्यजनक व चमत्कारी उपलब्धियों व खोजों ने मानव की प्रकृति पर विजय जैसी शब्दावली का प्रयोग किया और ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मानव अब प्रकृति का दास या खिलौना नहीं है। प्रतिक्रिया स्वरूप अब ये कहा जाने लगा कि मानव प्रकृति विजेता है और उसके लिए सर्वत्र चयन की सुविधा उपलब्ध है। अनेक निश्चयवादियों ने भी बाद में मानव द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन को स्वीकार किया। जर्मन दार्शनिक हीगल ने तो भौतिक निश्चयवादी विचारधारा से अत्यधिक रुष्ट होकर यहां तक कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहां पहले यूनानी लोग निवास किया करते थे, अब वहां तुर्क लोग निवास करते हैं। यही इस तथ्य को खत्म कर देता है। संभववादी विचारधारा का जन्म व पोषण फ्रांस में हुआ, अतः इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। संभववादी विचारधारा के जनक व संभववाद शब्द को सर्वप्रथम पुकारने वाले ल्यूसियन फेब्रे या ला फेब्रे फ्रांस के ही विद्वान थे और उन्होंने 1922 में संभववाद या पॉसिबिलिज्म शब्द दिया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में उन्होंने अनेक उदाहरण देकर ये प्रतिपादित करने की पूरी कोशिश की कि मानव कोई मोम का पुतला नहीं, प्रकृति के हाथ की कठपुतली नहीं, और उन्होंने इसी के समर्थन में लिखा, मानव तुच्छ न होकर एक भौगोलिक कारक है। वह सर्वत्र पृथ्वी की आकृति तथा परिवर्तनशील अभिव्यक्तियों को ढूंढने में अपना योगदान प्रदान करता है, जिसका अध्ययन करना भूगोल का महत्वपूर्ण कार्य है। फ्रांस के ही महान भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लाश ने संभववादी विचारधारा की तथ्यात्मक व्याख्या कर इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में ब्लाश ने मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण के प्रभाव को कम से कम दिखाया। उनके शब्दों में प्रकृति एक सलाहकार से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति मानव के समक्ष केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है, केवल उसके लिए एक सलाहकार के रूप में, पर यह मानव पर स्वयं पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है। क्योंकि मानव कोई प्रकृति का दास नहीं है, कोई पुतला नहीं है जो उसके बनाए गए मार्ग पर सीधा चलता चले। मानव के अंदर विवेक है, उसकी बुद्धि है, उसका कौशल है, और उसने ये साबित किया है कि वो प्रकृति प्रदत्त वातावरण में और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई मुश्किलों और कठिनाइयों को अपनी बुद्धि व कौशल के बल पर हल कर सकता है। ब्लाश के अनुसार प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है तथा मानव अधिवास हेतु संभावनाएं प्रदान करती है, किंतु
प्रकृति प्रदत्त इन परिस्थितियों में मानव की क्या प्रतिक्रिया होगी अथवा वह कैसा समायोजन करेगा, यह उसकी परंपरागत जीवन शैली पर निर्भर करता है। मानव मूल्यों में अंतर भौतिक वातावरण के कारण नहीं, अपितु दृष्टिकोण, अभिरुचि व मूल्यों के कारण पाया जाता है। ब्लाश के शिष्य मानव भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने भी संभववाद का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के द्वारा संभववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा, मानव अपने वातावरण को परिवर्तन करने हेतु सदैव क्रियाशील रहता है। यद्यपि प्राकृतिक वातावरण की व्यापक सीमाएं हैं, किंतु मानव के क्रियाकलाप इससे पूर्ण नियंत्रित नहीं है। भूतल पर प्रत्येक चीज मानव के लिए एक आदत की बात है, जो भौतिक तत्वों के बारे में उसकी गहन समझ और कुशलतापूर्वक अनुकूलन से प्राप्त होती है। डिमांजिया ने निश्चयवाद को अस्वीकृत करते हुए मानव क्रियाकलापों को महत्व दिया, अर्थात उन्होंने भी संभववाद का समर्थन किया। उन्होंने अपने ग्रंथ मानव भूगोल की समस्याएं में संभववादी विचारधारा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव द्वारा संचार व परिवहन के साधनों का विकास, नदियों पर बांधों व पुलों का निर्माण, भोजन के लिए नए पौधों का विकास, पाताल तोड़ कुओं का निर्माण इत्यादि उदाहरण देकर यह बताया कि मानव प्रकृति का कोई दास या उसके सामने कोई मोम का पुतला नहीं है। फ्रांसीसी भूगोलवेता ब्लैंचार्ड ने भी मानवीय प्रभावों को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया। ईसा बोमेन ने अपने ग्रंथ ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस तथा द पायोनियर फ्रिंज आदि में दृढ़ता से प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के रूप को निश्चित नहीं कर सकता, अपितु वातावरण के तत्व मानव के संपर्क में परिवर्तित होते रहते हैं। मानव अपने प्रयासों से धरातल पर नवीन तत्वों के निर्माण की क्षमता रखता है। कार्ल सावर ने भी संभववाद का समर्थन किया। उन्होंने अपने लेखों में बताया कि प्राकृतिक भूपृष्ठ को प्रारंभ से ही परिवर्तित कर रहा है मानव। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, किंतु वहां भी मानव के लिए संभावनाएं व चयन की सुविधा मौजूद रहती है। हेटनर ने भी संभववाद का समर्थन किया। हेटनर के मतानुसार मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करना भूगोल की आत्मा के विरुद्ध है। भौगोलिक स्वरूप तो आपसी सामंजस्य का प्रतिफल होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, संभववादी विचारधारा में मानव को सदा क्रियाशील तथा वातावरण में परिवर्तन करने वाला बताया गया है एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों को कभी भी प्राकृतिक भूदृश्यों से कम नहीं आंका गया। आलोचनाएं, क्योंकि जिस तरह आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था कि नियतिवादी विचारधारा एक बहुत ज्यादा अतिवादी विचारधारा थी, जो मानव को प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं मानती थी। और इस विचारधारा के विरोध में एक नई विचारधारा आई, संभववाद की विचारधारा। अब संभववाद की विचारधारा नियतिवादी विचारधारा की एक अतिवादी विचारधारा है, अर्थात ये प्रकृति को मानव के समक्ष कुछ नहीं मानते। ये कहते हैं कि मानव ने तो प्रकृति पर अपना नियंत्रण कर लिया है, मानव तो प्रकृति विजेता है। पर ऐसी बात नहीं है, कोई भी अतिवादिता कहीं भी मौजूद नहीं होती। और इनकी आलोचनाएं किस प्रकार हुई, आइए देखते हैं संभववादी विचारधारा की आलोचनाएं। निश्चयवाद की भांति संभववाद भी एक अतिवादी विचारधारा होने के कारण आलोचना का पात्र बनी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रारंभ में इसकी आलोचना कट्टर नीतिवादियों द्वारा की गई, किंतु बाद में स्वयं संभववादियों के दोहरे वक्तव्य उनकी आलोचना का कारण बने। ब्लाश, फेब्रे, किरचॉफ आदि संभववादी मानवीय क्रियाकलापों व क्षमता को महत्व देने के साथ साथ पर्यावरण के प्रभावों को भी किसी न किसी रूप में तो स्वीकार करते ही हैं। फेब्रे ने कहा कि कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर यह भी स्वीकार किया कि मानव चाहे जिस रूप में प्रयास कर ले, प्राकृतिक परिवेश से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रून्स ने कहा कि वह शक्ति
और साधन जो मानव के पास हैं बहुत सीमित हैं। प्रकृति में उसे ऐसी सीमाएं दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हें वो कभी पार नहीं कर सकता। ईसा बोमेन ने भी यह स्वीकार किया कि सभी मानव सभी स्थानों पर कुछ अंशों में भौतिक अवस्थाओं के द्वारा अवश्य प्रभावित होते हैं। संभववादी विचारधारा की इसलिए भी आलोचना की गई कि यह मानव केंद्रित विचारधारा है तथा प्रकृति के शोषण को बढ़ावा देती है। आज विश्व के समक्ष उपस्थित हरित ग्रह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ओजोन परत का क्षरण, घटते प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी असंतुलन इत्यादि समस्याएं मानव द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध शोषण का ही दुष्परिणाम है। यदि मानव एक सीमा से अधिक प्रकृति में हस्तक्षेप करेगा तो उसे घातक परिणाम भुगतने होंगे। अब ये पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाने लगा है। वास्तव में देखा जाए तो ना तो मानव स्वेच्छाधारी व स्वतंत्र है और न ही प्रकृति का दास है। कहीं वह भौतिक वातावरण में परिवर्तन कर लेता है तो कहीं वह उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा